नमस्कार दोस्तों, परमाज केसम की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सभी जो चरण है उसके बारे में जानेंगे। साथ में मॉक टेस्ट भी है जो कि आपकी 90 नंबर लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बाल विकास में कोहल वर्ग के नैतिक विकास से सभी टॉपिक्स को हम लोग जानेंगे, क्योंकि आज की क्लास जो है यहाँ पे आपके नोट्स पे आधारित होने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करिएगा, आ जाइएगा। और जितने भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। और साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर करिएगा। और अगली क्लास किस पे चलाई जाएगी ये भी बताइएगा। लेकिन उससे पहले सभी लोग आपकी क्लास देखिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, या फिर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे कोहल वर्ग के नैतिक विकास से, क्योंकि नैतिक विकास से आपके 3 नंबर मिलेंगे, प्राइमरी जूनियर दोनों में मिला के। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, क्योंकि 3 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो पहला टॉपिक से लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास में क्या क्या इसकी महत्व है, क्या क्या इसकी भूमिका है और किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहला, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिया है। सभी को पता है कि कोहल वर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है कि इनका यह सिद्धांत पियाजे की जिस तरह कहानी कथन पर पद्धति पर आधारित था, उसमें हिंज नामक एक व्यक्ति की कहानी अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसकी पत्नी को कैंसर था। उन्होंने यह कहानी 10 से 16 साल के बच्चों को सुनाई और कहानी पर आधारित प्रश्न पूछे, और उस प्रश्न के आधार पे याद रखिएगा बच्चों ने अपने अपने सोच को यहाँ पे बताया, सोच तर्कात्मक सोच को यहाँ पे बताया। जैसे मैं तीसरा कह रहा है हमारा यहाँ पे, उन लड़कों के द्वारा दिए गए उत्तरों को इस सिद्धांत के 3 स्तर में बांटे गए हैं। तो कौन कौन से 3 स्तर हैं देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उनके सिद्धांत 3 शब्द महत्वपूर्ण है। पहला है आपका नैतिक दुविधा, दूसरा है नैतिक तनकड़ा, तीसरा है नैतिक कार्यवाही। इसमें आप फंस जाते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके 1 नंबर के बनते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न बनते हैं और टॉपिक्स क्या है। नैतिक दुविधा क्या होती है, इतना याद रखिएगा। नैतिक दुविधा विकल्पों ए और बी से किसी एक का चयन करना होता है, जिसके द्वारा यहाँ पे पैदा होने वाली असमंजस की स्थिति हो। जैसे क्या है कि अगर एक बालक है, सभी को समझते हुए चलिएगा, पहले हम ए को बता रहे हैं। एक बालक है, उसके माता पिता ने कहा आपको वो कार्य नहीं करना है जिसमें आपको यहाँ पे गलतियां, लेकिन दूसरे ने कहा अगर ये काम करेंगे तो पैसा बहुत है। तो यहाँ पे बालक जो है असमंजस में है कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं, ये गलत काम है लेकिन पैसा मिलेगा, इसमें वो दुविधा है। लेकिन माँ बाप की बात मान लेता है इसलिए बच जाता है, लेकिन अगर दूसरी की बात मानता है तो फंस जाता है। इस आधार पे ए और बी में वो फंस जाता है। अगर दूसरे में बात करें नैतिक तर्कड़ा क्या होती है, तो तर्कड़ा के दुविधा का मतलब होता है किसी 2 विषयों के बीच में एक बार फंस जाना, या फिर 2 चीजों के बीच में एक बार फंस जाना। और तर्कड़ा क्या होती है, सबसे पहले इस टॉपिक्स को पकड़िए। तर्कड़ा होती क्या है, नैतिक विकल्पों और ए और बी में किसी एक का चयन करने के लिए होने वाली तार्किक चिंतन को कहते हैं। तर्कड़ा का मतलब होता है तर्क, इतना पकड़ लीजिएगा, तर्क। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर कोई फल है, ठीक है, आपको खाने से बीमारी हो सकती है, लेकिन एक व्यक्ति खाता है तो सही हो जाता है। लेकिन आपको खाने से यहाँ पे, लेकिन आपको यही सोचना है कि मुझे खाना है या नहीं खाना है। तो दुविधा का मतलब होता है जहां पे आप फंस जाए। तर्कड़ा का मतलब होता है जहां आप सोचे। लेकिन कार्यवाही क्या होती है, नैतिक कार्यवाही सी की अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है मोरल एक्शन की बात किया। नैतिक तर्कड़ा के बाद चयनित विकल्पों को वास्तविक में उतारना। जिस प्रकार से हम कह सकते हैं अगर आपने ए और बी में से किसी को चुन लिया और उसका अंजाम क्या होगा ये परवाह किए बिना आप उस कार्यवाही को पूरा कर लेते हैं, तो यही होता है आपका नैतिक कार्यवाही। तो आप लोगों ने जाना, पहले में दुविधा होता है, दूसरे में तर्कड़ा यानी तर्क में होता है, कार्यवाही मतलब सभी को करने के बाद जो होता है घटनाएं। तो ये थे, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। अगर आप सिद्धांत से जुड़े अगर प्रमुख तत्व की बात करें तो इस सिद्धांत में 3 स्तर तथा प्रत्येक स्तर के 2 चरण बताए गए हैं। कोहल वर्ग मानते हैं कि बच्चे 6ठे चरण में पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जिसमें दुनिया के लगभग 4% लोग ही पहुंच पाते हैं। जैसे में गांधी जी और अब्राहम लिंकन, यही 4% लोगों में थे। कोहल वर्ग के सिद्धांत में नैतिक चरणों के सिद्धांत ये निर्भर करता है किस प्रकार से, आइए देख लेते हैं। नैतिक विकास के चरण जो होते हैं, पहला है जो आपका पूर्व नैतिक अवस्था, जो कि यहाँ पे 4 से 10 वर्ष की होती है। आप लोग याद रखिएगा। अगर क्लास बेहतर लग रही तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना ना भूले, सभी लोग लाइक करिएगा। यहाँ पे देखिए क्या करा है, दंड और आज्ञा पालनी। यहाँ से आपको तो 1 नंबर के प्रश्न मिलेंगे आपके सीटेट में। करा कुछ भी गलत सही नहीं, जिसके लिए दंड मिले बस वही गलत है। और जैसे में हिंज को दवा नहीं चोरी करनी चाहिए थी, अगर वो पकड़ा जाता तो क्या होता, पुलिस के द्वारा पीटा जाता। मतलब ये है नैतिक, यहाँ पे पूर्व नैतिक अवस्था में 4 से 10 वर्ष होता है, गलत और सही होता है। दंड और आज्ञा, अगर आप गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पीटे जाएंगे, और सही काम करेंगे तो आप बच जाएंगे।
रहेंगे, इस आधार पे होता है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, यहाँ पे व्यक्तित्व और यहाँ विनिमय यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता की अगर बात करें, इसे सहायक उद्देश्य प्रमुखता भी कहा जाता है। इसे जैसे को तैसा, यानी जो जैसा है वैसे, टिट फॉर टेट, यानी यहाँ पे करा कि अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, इस आधार पे कर सकते हैं। अगर कोई काम करना गलत है तो भी उसे कर देना चाहिए। अगर कार्य करने के अलावा कोई फायदा है, कार्य करने से अपना फायदा बन रहा है तो उसे करना चाहिए। जैसे में हिंज ने दवा चोरी किया और उसकी पत्नी की जान बच गई। तो ये प्रकार से होते हैं आपके नैतिक दुविधा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि प्रमुख बिंदु है। प्रमुख बिंदु में इस स्तर में बालक नैतिक नहीं होता, इसलिए उसकी नैतिकता यहाँ पे बाहरी सत्ता पर मिलने वाले प्रभावित दंड पर निर्भर करती है, मतलब बाहरी जो तथ्य है उस पर निर्भर करती है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे नैतिक अवस्था जो होती है 10 से 13 वर्ष होती है, क्योंकि इसी में आप लोग फंस जाते हैं। ये होता है अंतर व्यक्तित्व संबंध। इसमें क्या होता है, अगर किसी कार्य को करने से फायदा न हो तो भी उसे कर देना चाहिए, अगर कोई कार्य करने से हमारी छवि अच्छी बनती है। जैसे में अगर हिंज अपनी बीवी को प्यार नहीं करता तो उसे दवा चोरी करने का नहीं आदेश, यानी नहीं करता, क्योंकि वह लोग निगाह में अच्छा अपने पति बन जाता है, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई। अगर हम बात करें तीसरा, कानून एवं व्यवस्था अवस्था। इस अवस्था में सामाजिक क्रम और व्यवस्था अवस्था भी कहते हैं। भले ही किसी कार्य को करने से छवि अच्छी बनती हो, फिर भी नहीं करना चाहिए अगर वो कानून और नियमों के खिलाफ है। जैसे में हिंज भले ही दवा चोरी कर लिया, पति अच्छा पति बन गया, फिर भी दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि चोरी करना कानूनी खिलाफ है। मतलब ये है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे उत्तर नैतिक अवस्था, जो कि 13 से 16 वर्ष के ऊपर है। सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तित्व भी है, यहाँ पे अधिकार के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या होता है, कानून को समाज के साथ संतुलन बनाए रखने चाहिए, लेकिन अगर कानून समाज के रास्ते में आता है तो कानून तोड़ देना चाहिए। जैसे पत्नी की जान बचाने के लिए हिंज ने दवा चोरी कर ली, भले ही यह कानून के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि अगर वो इलाज नहीं करा पाता तो समाज में बोलने लायक भी नहीं होता। अगर कोई कार्य करना है, अगर वो आपके हित के लिए है, दूसरे के हित के लिए, अगर वो खिलाफ भी है कानून के, तो उसे करना चाहिए, ऐसा इन्होंने बताया है उत्तर नैतिक अवस्था में। अगर हम बात करें सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, जहां से आपके एक प्रश्न बनते हैं हर बार। अगर खुद कोई कार्य नैतिक दृष्टि से सही लगता है तो और मानवता हित में है, उसे कर देना चाहिए, भले ही वह समाज और कानून के खिलाफ हो, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ी नैतिकता है। अगर हिंज अपनी पत्नी की जगह किसी और की पत्नी भी बीमार होती तो उसे भी दवा चोरी करनी चाहिए थी, भले ही समाज में चरित्रहीन हो, क्योंकि यहाँ पे प्राणों की रक्षा करना सबसे बड़ा नैतिकता है, भले ही वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। अगर आगे हम बढ़े, यहाँ पे आलोचनाएं क्या क्या है जो कि प्रमुख है। कोहलबर्ग के प्रयोग में सिर्फ बालकों पर ध्यान दिया है, इसलिए महिला मनोवैज्ञानिक कोरेल यहाँ पे गिलगन ने अपने सिद्धांत में महिलाओं की नैतिक पर कुछ न लिखने पर उसकी आलोचना की है। दूसरा, यहाँ पे करुण गिल मानती हैं कि पुरुषों की नैतिकता में न्याय अधिक और महिलाओं को नैतिकता में देखभाल अधिक होती है, और इस सिद्धांत में न्याय अधिक होता है। और यहाँ पे तीसरा करा, उसके चरण में सभी सांस्कृतिक एक जैसे हैं, जो कि संभव नहीं है, यह भी एक आलोचनात्मक है। चौथा करा है कि नैतिक तनखड़ा और नैतिक व्यवहार में कोहलबर्ग ने गहरा संबंध माना है, जो कि हमेशा सही नहीं होता है, सही है। तो ये थे आज के आपके टॉपिक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। अगर आज की क्लास में आप लोगों को कोहलबर्ग के नैतिक विकास से कुछ भी सीखने को अच्छा मिला है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों की कैसी लगी। तो ये थी आज की क्लास, कोहलबर्ग के नैतिक विकास से जितने भी टॉपिक्स थे उसे खत्म कर दिया गया है। तो अगली क्लास में जल्द ही मिलते हैं। तो जाते जाते आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी लोगों को पीडीएफ चाहिए, पर्सनली पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करिएगा और यहाँ पे हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।